कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे और मेहनत करते होंगे। और एग्ज़ाम अब करीब आने वाला है। 15 अगस्त आज हो गया और कुछ ही समय बचा हुआ है और एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। आज हमने ज्योग्राफी का चैप्टर 3 का हमने क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आंसर सबसे महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन आंसर को आप लोग याद कीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके माध्यम से दूसरे को फ़ायदा पहुंच पाए। ठीक है, आइए हम बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। पहला है कि भारत में तांबा उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य तथा क्षेत्र कौन सा है। इसके हम दो चीज़ के बारे में पढ़ें। पहला है राज्य, दूसरा उसका क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला आपका है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। क्या ये मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो उसका कुछ क्षेत्र है जिसका नाम है ना मालांज खंड, जिसका दूसरा नाम है बालाघाट। क्या नाम है? बालाघाट। इन सभी क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? तांबा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तांबा पाई जाती है। दूसरा स्थान पर है आपका राजस्थान। दूसरा स्थान पर कौन है? राजस्थान है, जो क्षेत्रीय तांबा क्षेत्र है, समझे। और उस क्षेत्र का नाम है, क्या नाम है? झुंझुनू। क्या नाम है? झुंझुनू। तीसरा राज्य आपका है झारखंड। क्या नाम है? तीसरा राज्य झारखंड है, जो सिंहभूम तांबा क्षेत्र में, सिंहभूम तांबा क्षेत्र के लिए मशहूर है और उसका जो क्षेत्र है वो एरिया है आपका पूर्वी सिंहभूमि। कौन सा? पूर्वी सिंहभूमि पर पाई जाती है। अब इसके बारे में जानेंगे कि वर्तमान समय में सरकारी आंकड़ों के अनुसार तांबा उत्पादन में राजस्थान और मध्य प्रदेश प्रमुख उत्पादक हैं। मतलब कहने का अर्थ हुआ अभी जो वर्तमान समय में जो है कि है ना आंकड़ों के अनुसार कहा गया है कि भारत में वह दो राज्य, कौन कौन राज्य? दो राज्य ऐसे हैं जो सबसे अधिक तांबा उत्पादन होता है। पहला है आपका राजस्थान, दूसरा आपका है मध्य प्रदेश। दूसरा आपका क्या है? मध्य प्रदेश। तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर तांबा उत्पादन होता है। तो आपका आंसर होगा मालान, है ना, मलांज खंड। कौन सा नाम है? मलांज खंड। अब दूसरा है, कहेगा क्वेश्चन कि वर्तमान के अनुसार वह कौन सा, है ना, कौन कौन सा भारत का राज्य है जो तांबा उत्पादन करते हैं। वह आपका हो जाएगा राजस्थान, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश। दूसरा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ये दो राज्य ऐसे हैं जो तांबा उत्पादन के लिए अग्रणी यानी सबसे आगे है। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है आपका तांबे का उपयोग है ना मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। ठीक है, ये तांबा जो है कि वो जो उत्पादन तो होता है राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, लेकिन वो तांबा का उपयोग हम किस में करेंगे इस सभी के बारे में जानेंगे। जैसे बिजली के तार, है ना, विद्युत उपकरण, दूसरा है मशीनें और मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। मिश्र धातु बनाने में किया जाता है किसका उपयोग किया जाता है? तांबा। तांबा कैसा है? जो तार बनाने में और विद्युत उपकरण में, क्योंकि इसमें ये जो तांबा होते हैं ना ये जो खास करके बिजली के वायर में बनाने में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये गलनशील नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल जो कि घरों में किया जाता है वायरिंग करने के लिए। एक्चुअली में एल्युमिनियम का तार जो है कि वो सबसे ज़्यादा विद्युत प्रभावित करता है, विद्युत धारा उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, लेकिन उसमें शर्त ये कि उसमें गलनशील होता है, जिसकी वजह से लोग जो अपने अपने घरों में वायरिंग जो है कि है ना वो एल्युमिनियम की बजाय क्या करते हैं? किसमें करते हैं? आपका तांबा करते हैं, क्योंकि ये गलनशील नहीं होता है, गलनशील नहीं होता है, जिसकी वजह से घरों में बिजली उत्पादन करने, विद्युत उपकरण करने के लिए घर में आपका तांबे का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपका तांबा किस उद्योग के लिए बहुत उपयोगी है? दूसरा पॉइंट में है तांबा जो है ना, तांबा किस उद्योग के लिए बहुत ही क्या है? उपयोगी है। तो आपका आंसर हो जाएगा विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए किया जाता है। समझे? तांबा किस उद्योग के लिए बहुत उपयोगी होती है? तो आंसर में क्या है? विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए किया जाता है। किया जाता है यानी सबसे ज़्यादा जो है कि आपका तांबा का जो है कि इस्तेमाल होते हैं वो विद्युत इलेक्ट्रॉनिक के लिए, यानी विद्युत को प्रभावित करने के लिए, घर में जो है कि वायरिंग करने के लिए तांबे का इस्तेमाल होते हैं। आइए अब तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है? विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में
बदलकर अधिक मात्रा में वस्तुओं के तैयार करने की प्रक्रिया को विनिर्माण एंड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए गन्ने से चीनी बनाना या कपास से कपड़ा बनाना, ठीक है, तैयार करना विनिर्माण कहलाता है। इससे चीज़ों की कीमत और उपयोगी दोनों बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है। बोर्ड आपको 3 नंबर वाला पूछेगा। कितना नंबर पूछेगा? 3 नंबर आपको इस क्वेश्चन से पूछ सकता है कि विनिर्माण कैसे करते हैं, ठीक है। तो समझ में आए बच्चों, क्या है कि विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? विनिर्माण वैसे वो चीज़ें होती हैं जो कच्चे माल से पक्के बनाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए चीनी से, गन्ने से क्या बनेगा? चीनी बनेगा। तो गन्ने क्या हो गया आपका? कच्चे माल हो गया। चीनी क्या हो गया? पक्की माल हो गया। उसी तरह कपास क्या है? कच्चे माल है। और कपड़ा जो बन के तैयार हो गया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? पक्के हो गया, ठीक है। उसी को हम मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन आपका है सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। सार्वजनिक और निजी उद्योग में स्पष्ट करिए, यानी सरकारी और गैर सरकारी जिसको बोलते हैं, समझे। सार्वजनिक को बोलेंगे हम सरकारी और निजी को बोलेंगे खुद का या अपना बोलेंगे, ठीक है। इन दोनों को अंतर स्पष्ट करते हुए समझेंगे कि क्या होता है। सार्वजनिक उद्योग क्या होते हैं? जिसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, ठीक है। इन उद्योगों का स्वामित्व नियंत्रण और संचालन सरकार या सरकारी एजेंसियों के हाथों में होता है। जो अभी आप लोगों को बताया, सार्वजनिक मतलब होता है सरकारी। इसका माने क्या होता है? सरकारी। इसका सारा कारोबार, सारा चीज़ संभालेगा कौन संभालेगा? तो सरकार संभालेगा। क्या करेगा? सरकार क्या करेंगे? इसका देखभाल करेंगे, यानी सरकारी एजेंसियों के हाथों में दे देता है। उदाहरण के लिए है ना, भिलाई इस्पात संयंत्र, रेलवे, NTPC आदि, ये सभी क्या है? ये सार्वजनिक है। दूसरा में है निजी उद्योग। दूसरा क्या है? निजी उद्योग, प्राइवेट सेक्टर। इन उद्योग का स्वामित्व और संचालन किसी एक व्यक्ति या निजी कंपनी के पास होता है। जैसे टाटा, है ना, टिस्को, रिलायंस, बाटा आदि। इन सभी जो चीज़ें हैं, ये रिलायंस हो गया, ठीक है, टाटा हो गया, आपका बाटा हो गया, ये एक प्राइवेट कंपनियां। ये क्या है? प्राइवेट कंपनियां हैं। ये किसी प्राइवेट एजेंसी या प्राइवेट व्यक्ति के पास है। ये अपने स्तर से चलाते हैं। ये स्तर क्या करते हैं? चलाते हैं। तो क्या बच्चे समझ में आएगा ना? सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक होता है सरकारी और निजी हुआ आप खुद का, है ना, समझ आ गया। तो खुद का में क्या आ जाएगा? टाटा आ जाएगा और बाटा आ जाएगा और क्या आ जाएंगे? रिलायंस आ जाएंगे। ये सभी जो क्या है, ये आपका क्या कहलाएंगे? निजी कहलाएंगे। तो ये था आपका अंतर, सार्वजनिक और निजी में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में आपका उद्योग के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए, है ना। उद्योग के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। उत्तर: किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 कारक महत्वपूर्ण है। जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, उद्योग के पास ही या आसानी से कच्चा माल मिल जाना चाहिए ताकि परिवहन खर्च कम हो। दूसरा में आएगा परिवहन के साधन, कच्चे माल को कारखाने तक और तैयार माल को, है ना, बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधन, है ना, कच्चे माल को कारखाने तक और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए सड़क, रेल मार्ग की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। दूसरा में आपका बाजार, उसके पॉइंट में है बाजार। तैयार माल को बेचने के लिए आसान या सुलभ बाजार का होना आवश्यक है। अगर बाजार नहीं रहेंगे, ठीक है, तो फिर कच्चे माल से जो माल तैयार होंगे तो फिर वो नहीं सेल हो पाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए? कच्चे माल को पक्के माल के रूप में बनाने के लिए, बाजार में लाने के लिए आपको बाजार की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो उद्योग के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लेके। पहला कारण हो जाएगा उद्योग को स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से 3 कारक है। पहला आपका है कच्चे माल की उपलब्धता। क्या है? कच्चे माल की उपलब्धता। दूसरा में आपका है परिवहन के साधन। तीसरा में आपका है बाजार। ये 3 पॉइंट है जो उद्योग को स्थानीयकरण आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के अंतर को स्पष्ट करें। ठीक है, 2 चीज़ कह रहा है। एक कह रहा है कि कृषि उद्योग आधारित उद्योग
दूसरा आता है खनिज आधारित उद्योग में अंतर, दोनों में क्या करिए अंतर करने का रहा। कृषि आधारित उद्योग, पहला क्या पढ़ेंगे हम, कृषि आधारित उद्योग क्या होता है ना, कृषि आधारित उद्योग क्या होता है। इन उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल कृषि से यानी खेती से यानी खेतों से मिलता है, यानी खेतों से हम प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र जो हम प्राप्त करेंगे, सूती उद्योग जो प्राप्त करेंगे, या चीनी उद्योग जो हम प्राप्त करेंगे, समझे, तो कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में जानेंगे। सूती वस्त्र तो किससे होगा, कपास से होगा, ठीक है। उसके बाद चीनी जो उद्योग होगा कैसे होगा, गन्ना से होगा, किससे होगा, गन्ना से होगा। तो भाई तो ये उदाहरण है, सूती वस्त्र उद्योग हम किससे करेंगे, जूट से करेंगे, या फिर चीनी उद्योग से हम क्या चीनी जो उद्योग जो प्राप्त करेंगे वो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, गन्ना से प्राप्त करेंगे। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, कौन सा, खनिज आधारित उद्योग, जिसको बोलते हैं माइनरल्स। इन उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल खनिज यानी अयस्क, धातु आदि से प्राप्त करते हैं। जो अभी हम लोग को आपको बताया कि अयस्क जो मतलब होता है लोहा, क्या होता है इसमें, क्या होता है लोहा, वह जो है कि माइनरल्स है, वह क्या है, माइनरल्स है जो हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं, समझे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, खनिज आधारित उद्योग, क्या बोलेंगे उसको, खनिज आधारित उद्योग। इन उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल यानी खनिजों यानी अयस्क धातुओं की आदि से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए आपका लोहा और इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि, एल्युमिनियम उद्योग आदि। आप सभी जानते हैं लोहा जो है कि ये भी एक खनिज है, ठीक है। लोहा क्या है, एक प्रकार क्या है, खनिज है, और ये लोहा इस्पात कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद सीमेंट भी क्या है, इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं, क्या करते हैं, बनाते हैं। एल्युमिनियम को क्या करते हैं, ये भी एक उद्योग है, क्या भी एक उद्योग है। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, खनिज आधारित उद्योग है। आपका लोहा इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया और एल्युमिनियम हो गया, ये सभी क्या है, खनिज आधारित उद्योग है। तो क्वेश्चन वही करा, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में क्या हो जाएंगे, जैसे क्या आ जाएंगे, ये हो जाएंगे। सूती वस्त्र को करेंगे तो कपास का इस्तेमाल करेंगे या जूट से, या फिर चीनी अगर करेंगे इस्तेमाल करेंगे तो हमको गन्ना का इस्तेमाल करेंगे। तो गन्ना कच्चा माल के रूप में हो गया। सूती कपड़े प्राप्त करने के लिए कपास की जरूरत या जूट की जरूरत पड़ती है, तो हम सूत जैसे बना करके कई चीज़ें हम बना सकते हैं। ये हुआ आपका कृषि आधारित, ये हो गया आपका खनिज आधारित, ये क्या हो गया, खनिज आधारित। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या होता है। नेक्स्ट में आपका स्वामित्व के आधार पर उद्योग को उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड में हमेशा आपको पूछेगा 5 नंबर का। उत्तर, स्वामित्व मालिक हक के आधार पर उद्योग को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, पहला क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। फिर इसका उदाहरण, फिर इसका बारे में पढ़ेंगे। जिनका मालिक सरकार होती है, जिनका मालिक क्या होता है, सरकार होती है। उदाहरण के लिए जैसे भिलाई इस्पात कारखाना, ये क्या है, सार्वजनिक। सार्वजनिक बोले तो सरकारी, क्या बोलेंगे इसको, सरकारी, ठीक है। अब निजी क्षेत्र, पहला हो गया सार्वजनिक, तो दूसरा में क्या आ जाएगा, सार्वजनिक। जिनका मालिक कोई व्यक्ति या निजी कंपनी के होते, किस कंपनी के हाथों में होते हैं, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको बोलते हैं टिस्को, क्या नाम है, टिस्को। तो ये सभी किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण, निजी क्षेत्र का। किसका उदाहरण है, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर का ये हिस्सा है, समझे। अब तीसरा है संयुक्त क्षेत्र। तीसरा क्या है, संयुक्त क्षेत्र, है ना। ये हो गया आपका 1 नंबर, ये हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा। जिनका संचालन सरकार और निजी व्यक्ति मिलकर करते हैं, यानी संयुक्त मतलब मिला हुआ। संयुक्त मतलब क्या होता है, मिला हुआ। उसमें क्या क्या समझ लेंगे, एक ये रहेंगे, दूसरा ये रहेंगे, तब ये संयुक्त बनेगा। जिनका संचालन सरकार और निजी व्यक्ति मिलकर करते हैं, यानी सरकार भी चलाएंगी, है ना, वह सेक्टर, और निजी व्यक्ति भी चलाएंगे, तो दोनों मिलकर जो चलाएंगे उसको हम बोलेंगे संयुक्त क्षेत्र। अब इसमें उदाहरण कौन कौन आ जाएगा, जैसे ऑयल इंडियन लिमिटेड, ऑयल, ठीक है, हमें भाई ये इंडियन ऑयल जो है कि ये क्या है, 2 व्यक्ति मिलकर चलाते हैं। पहला हो जाएगा आपका सरकारी, दूसरा होता है निजी। ये दोनों व्यक्ति मिलकर क्या बनाएंगे, ऑयल यानी इंडियन ऑयल को चलाते हैं, ठीक है। चौथा में आपका है सहकारी। चौथा में क्या हो जाएगा, सहकारी क्षेत्र। जिनका स्वामित्व कच्चे माल के उत्पादों या कामगारों के पास होता है ना, पास होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, सहकारी क्षेत्र बोलेंगे, सहकारी क्षेत्र बोलेंगे। उदाहरण के लिए आनंद मिल, है ना, मिलकर यूनियन लिमिटेड, इन्हें बोलते हैं अमूल, जिसको क्या बोलेंगे, अमूल। ये अमूल जो है क्या है, ये सहकारी क्षेत्र है। कैसा है, सहकारी क्षेत्र। इस क्षेत्र में कौन रहता है मालिक, जिनका स्वामित्व कच्चे माल के उत्पादों या कामगारों के हाथों में होता है, यानी उसके हाथों में होता है।
वो अपना मर्जी से क्या करेंगे, वो सामान को तैयार करेंगे और उसका नाम, जैसे मान लीजिए अमूल। अमूल सभी जानते हैं कि भारत का जो है कि सबसे जो है कि बढ़िया चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो मिठाई हो गया, दूध वगैरह सब हो गया, मतलब बहुत से सामान ऐसे हैं जो अमूल कंपनी जो है क्या करते हैं, वो पूरे भारत को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं बहुत से सामानों को। तो ये था आपका किसके स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है, हमेशा क्या है, पूछता है। तो इसको 4 भागों में आप बांट सकते हैं। पहला सार्वजनिक, दूसरा निजी, तीसरा है क्या, संयुक्त, और चौथा में आपका सहकारी उद्योग। ये था आपका क्वेश्चन, आसान भाषा में लिखा हुआ, समझे। इसको याद करके नोट बना के याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। 3 चीज कहा गया है। पहला आपका है उदारीकरण, दूसरा आपका है निजीकरण, तीसरा आपका वैश्वीकरण। 3 पॉइंट को हम समझेंगे, 3 पॉइंट को समझेंगे। और ये भी कह रहा है कि वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी व्याख्या करें, इसकी व्याख्या करें। ये भी आपको 5 नंबर पूछेगा। पहला आपका उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये आपसे क्या समझते हैं, समझे। फिर आपका कह रहा है कि वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला है आपका उदारीकरण, है ना। क्या पढ़ेंगे उसको, उदारीकरण, लेवरेज रिलेशंस। सरकार द्वारा उद्योगों और व्यापार से अनावश्यक नियमों, नियंत्रणों और लाइसेंस की पाबंदियों को कम करना या हटाना, व्यापार आसानी से हो सके, उसी को हम क्या बोलेंगे, उदारीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, उदारीकरण बोलेंगे। अब दूसरा में आ गया निजीकरण, जो अभी आप लोग को बताए थे, निजीकरण। ये क्या है, निजीकरण। क्या है निजीकरण, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन। क्या बोलेंगे, प्राइवेटाइजेशन। सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों या कंपनियों का प्रबंधन निजी हाथों में सौंपता है या बेच देता है। अभी जो आपको निजी चीज़ को बोलेंगे, सरकारी चीज़ को प्राइवेट सेक्टर करना। जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान समय की रेलवे हो गया, एयरलाइंस हो गया, ये सभी क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर बन चुका है। पहले सरकारी था, अब क्या बन जाएगा, प्राइवेट सेक्टर बन चुका है। तो इस चीज़ को बोलते हैं निजीकरण। उसे क्या बोलेंगे, निजीकरण। और इसमें ये जो है किसके हाथों में होता है, प्रबंधन निजी हाथों में सौंप देता है कि आप अपने अनुसार चलाइए, आप अपने अनुसार चलाइए। जैसे हमारे रेलवे, फॉर एग्जाम्पल के लिए रेलवे जो कि अपने माध्यम से वो अपने टाइम टेबल पे चलाएंगे गाड़ी, साथ ही साथ क्या करेंगे, वो अपने रेट को, टिकट का रेट क्या करेंगे, बढ़ा भी सकते हैं और वह घटा भी सकते हैं। ठीक है, वो उसके हाथों में चला गया, समझे। आप तीसरा पॉइंट में जो समझे थे, क्वेश्चन था आपका, है ना, तीसरा जो क्वेश्चन था आपका, वैश्वीकरण। क्या था, वैश्वीकरण। क्या था, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को समझेंगे, वैश्वीकरण को समझे, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, है ना, जिससे वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी का आदान प्रदान बिना किसी रोक टोक हो सके, बिना किसी रोक टोक हो सके, उसी को हम क्या बोलेंगे, वैश्वीकरण, यानी वैश्वीकरण बोलेंगे, सॉरी क्या बोलेंगे उसको, वैश्वीकरण बोलेंगे। यानी एक देश से दूसरे देश मिलकर क्या करना, अपने देश का अर्थव्यवस्था को बनाए रखना और उस देश को भी क्या करना, पूंजी को बनाए रखना। जैसे फॉर एग्जांपल भारत मान लीजिए ईरान से क्या ले रहा, ऑयल ले रहा, तो ऑयल ले रहा तो उसके बदले में भारत जो है कि तेल के बदले में उसे क्या दे रही है, कोई सामान दे रही है, अनाज दे रही है या फिर कोई मसाले दे रही है। तो इस तरह का आयात निर्यात होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वैश्वीकरण। जो विश्व के स्तर पर होते हैं, किसके होते हैं, विश्व स्तर पर होते हैं। जो विश्व स्तर पर एक देश दूसरे देश से क्या हो, आपस में मेलजुल के क्या करे, काम करे, काम कर रहे होंगे हो, उसी हम क्या बोलेंगे, वैश्वीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, वैश्वीकरण बोलते हैं। तो उसके साथ में क्या आ जाएंगे, आपको पहला अर्थव्यवस्था के साथ साथ जोड़ना, हाँ, जिससे वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी का आदान प्रदान बिना किसी रोक टोक हो सके, बिना किसी रोक टोक हो सके, उसी हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू, वैश्वीकरण। तो आपको ये 3 पॉइंट था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये 3 समझ में आ गया बाबू, है ना। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे क्या है, आगे भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का विवरण दीजिए, है ना। ये आपका दीर्घ क्वेश्चन है, समझे। क्या ये दीर्घ क्वेश्चन, दीर्घ उत्तर प्रश्न, समझे। ये भी आपको 5 नंबर पूछ सकता है। भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी, IT इंफॉर्मेशन, है ना, टेक्नोलॉजी उद्योग ने पिछले कुछ दशकों में देश की अर्थव्यवस्था को बदलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सबसे बड़ी क्या भूमिका निभाई, मुख्यतः विशेषता, इसका मुख्य विशेषता एवं विवरण के बारे में जानेंगे। सॉफ्टवेयर का विकास हुआ पहला, किसका विकास, सॉफ्टवेयर का विकास। अब देखिए ये सॉफ्टवेयर के विकास
खास ये हुआ तो कहाँ कहाँ पे इसका केंद्र है, इसके बारे में जानेंगे। भारत दुनिया भर में सॉफ्टवेयर सेवाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र, बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। ठीक है, जैसे बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, यानी बेंगलुरु एक ऐसा शहर है भारत का जो सॉफ्टवेयर के मामले में आगे है, समझे। इसकी वजह से बेंगलोर को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि यह इस उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। समझ में आई बाबू। तो सॉफ्टवेयर के मामले में बेंगलोर एक ऐसा शहर है भारत का जो सबसे ज़्यादा केंद्र यानी सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, इसलिए उसका नाम क्या रखा, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली। अब इसका ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं कि भारत का कौन सा शहर है जहाँ पे सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा बड़ा केंद्र है, वो आपका हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। तो दूसरा प्रश्न में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बेंगलुरु को भारत का कौन से नाम से जाना जाता है, क्या, सिलिकॉन वैली। क्या कहेंगे, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अन्य प्रमुख केंद्र है, यानी इसके अलावा बेंगलुरु के अलावा कई जगह इसका केंद्र है, सॉफ्टवेयर केंद्र है। जैसे बेंगलुरु के अलावा लिखा हुआ हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा और तिरुवनंतपुरम भी आईटी उद्योग के बड़े केंद्र है। आईटी उद्योग के बड़े केंद्र मतलब कहने क्या होता है, भारत का जो आईटी केंद्र है तो बेंगलुरु है ही, बेंगलुरु के अलावा इन सभी शहर में भी क्या है, इसका केंद्रक है, जिसका नाम है हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, मुंबई, गुरुग्राम और नोएडा तथा तिरुवनंतपुरम। इन सभी क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर का केंद्र पाई जाती है, खास करके भारत में। ठीक है, आइए आप नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। क्या है नेक्स्ट में आपका है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की वितरण का वर्णन करें। अब सभी जानते हैं कि भारत जो है कि आज से नहीं, प्राचीन सभ्यता से ही कपड़ों का आदान प्रदान होता है और यहाँ बनाई जाती है और विदेशों में इसका काफ़ी महत्व माना जाता है। अब सभी जानते हैं इसका विकास लगभग आज से 2000 साल पहले की है कि कपड़े का उत्पादन करने में भारत जो है कि अग्रणी हमेशा रहा है। इस वजह से जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी यहाँ पर, तो आने के साथ साथ क्या किया, वो मसाले के साथ साथ यहाँ कपड़े का भी उद्योग किया। ठीक है, क्या किया, उद्योग खोला। उसके बाद धीरे धीरे वो काफ़ी जो है कि मुनाफा कमाया और अंत में जो है कि भारत का जो है कि शासक बन गया। तो ये सूती वस्त्र उद्योग आज की परंपरा नहीं है, प्राचीन सभ्यता की परंपरा है। ठीक है, आइए आप पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। आंसर में है, सूती वस्त्र उद्योग भारत के सबसे प्राचीन और पारंपरिक उद्योगों में से एक है। देश में इसका वितरण व्यापक रूप से फैला हुआ है, लेकिन कुछ राज्यों में इसका संकेंद्रित अधिक प्रमुख वितरण क्षेत्र है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र ये सूती वस्त्र उत्पादन में देश का अग्रणीय राज्य है, यानी पहला राज्य। क्या है, पहला राज्य, सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उत्पादन करता है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्र का उद्योग की सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है भाई, यानी किसको, महाराष्ट्र को सूती वस्त्र उत्पादन करने वाले जो राज्य है, शहर है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या कहा जाता है, राजधानी कहा जाता है, राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अनुकूल जलवायु, बंदरगाह और कपास की उपलब्धता है। इसके अलावा शोलापुर, पुणे है ना, कोल्हापुर और नागपुर भी प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा यानी महाराष्ट्र के अलावा इन सभी क्षेत्रों में क्या सूती वस्त्र उद्योग की कारखाना है। ये आसान भाषा में समझ जाइए। दूसरा आपका है राज्य जिसका नाम है गुजरात। इसका नाम क्या है, गुजरात। पहला आप गया महाराष्ट्र, दूसरा हो जाएगा आपका गुजरात। ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और उस राज्य का जो एरिया है वो आपका अहमदाबाद। कहाँ है, अहमदाबाद यहाँ का सबसे प्रमुख केंद्र है, सबसे प्रमुख केंद्र, यानी अहमदाबाद जो है कि सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में वह प्रमुख क्षेत्र है। लेकिन महाराष्ट्र के बाद गुजरात दूसरा नंबर पर, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है ना। उसके बाद वडोदरा, सूरत, राजकोट भी यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र है। यानी मतलब कहने का अर्थ हुआ, गुजरात का जो एक शहर है जिसका नाम है अहमदाबाद, उसके अलावा वडोदरा, सूरत और राजकोट, इन सभी क्षेत्रों में सूती वस्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। उसके बाद तीसरा राज्य आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तीसरा राज्य क्या हो जाएगा आपका, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का एक क्षेत्र है जिसका नाम है कोयम्बटूर। इस राज्य का मुख्य केंद्र है, इस राज्य का मुख्य केंद्र है। यहाँ मिलों की संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। इसके अलावा मदुरै,
चेन्नई भी प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र मानी जाती है। ठीक है, उसके अलावा इन सभी के अलावा जो अन्य राज्य आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, जहाँ पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वह कोलकाता के पास हुगली नदी, कौन सा नदी, हुगली नदी के क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र है जिसका नाम है कानपुर। उसके बाद आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, क्या नाम है, मध्य प्रदेश। मतलब कहने का अर्थ हुआ, पहला नंबर है गुजरात, पहला में आपका है महाराष्ट्र, दूसरा में गुजरात, तीसरा में तमिलनाडु, उसके अलावा आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद आ जाएंगे मध्य प्रदेश। इसके अलावा भी क्या है, ये तो लिखा हुआ है नीचे, पश्चिम बंगाल और हुगली नदी के किनारे उत्तर प्रदेश है ना। उसके बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र में, कौन सा, इंदौर क्षेत्र में। और राजस्थान में भी सूती वस्त्र क्या है, उद्योग के महत्वपूर्ण कारखाने हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर है ना, चैप्टर नंबर 3 का, भूगोल चैप्टर नंबर 3 का हम क्वेश्चन से लेके आए थे। और ये जो है कि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके मैट्रिक परीक्षा के लिए। ठीक है, आगे आपका है एक शायरी से याद आ गया, खास करके इन सभी स्टूडेंट के लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। मतलब कहने का अर्थ हुआ, कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती और रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। अगर जुनून है जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। ठीक है, दूसरा है शिक्षक और सड़क एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ है वहीं पर रहते हैं, लेकिन वह दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। तो शिक्षक एक ऐसे जो है कि प्रोफेशनल होते हैं जो स्टूडेंट के लिए खास करके वो अपने स्तर पे अपने जगह पे ही रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को मंजिल तक ज़रूर पहुंचा देते हैं। लेकिन बच्चे जो है कि उस तरह का क्या होना चाहिए, मेहनतदार होना चाहिए, मेहनत करने वाले होना चाहिए। तो ये था आपका वीडियो। फिर मेरा यूट्यूब चैनल द स्टडी प्लेस को जो है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को बनाए रखें, और फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद।